गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को आनुवांशिक पदार्थ की खोज डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। रूल्स ऑफ चारगाफ या चारगाफ्स का नियम। चारगाफ्स का क्या नियम था, चारगाफ्स कौन थे, उनके द्वारा कौन सा नियम दिया गया था, इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। चारगाफ्स नाम का एक वैज्ञानिक डीएनए के बारे में कुछ अपना नियम बताएं, उसी नियम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि चारगाफ रूल में चारगाफ ने एक स्ट्रक्चर डीएनए का बनाया था, उस स्ट्रक्चर को बनाते हुए हम लोग उसके रूल्स को पढ़ेंगे। जैसे कि ये है नाइट्रोजनस, ये है डीएनए का राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर, इनसे लगा हुआ 5वें कार्बन से, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर से लगा हुआ 5वां कार्बन से फास्फेट और पुनः तीसरे कार्बन से लगा हुआ अगला डीऑक्सीराइबोस शुगर। पहले इसे डीऑक्सीराइबोस शुगर बना लेते हैं। डीएनए के केस में हजारों की संख्या में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाए जाएंगे, जिनके कारण एक लंबी चेन का निर्माण किया जाएगा। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ 5 फिर यहाँ 6 5 पुनः 5 कार्बन पर ही फास्फेट ये जुड़ते हैं और इनके पुनः 5 से एक फास्फेट, पुनः इनसे 5वें से एक फास्फेट, एक फास्फेट, एक फास्फेट, ठीक। और इस कार्बन को इस फास्फेट से जोड़ देते हैं तो एक चेन का निर्माण कर लिया जाता है, ठीक। ये हो गया हमारा एक साइड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और इसी तरह दूसरे भी साइड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। इसकी पोजीशन लिख लिया जाए कि 5 to 3 में कौन सा पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा, अर्थात 5-1 पर फास्फेट समूह लगा हुआ है, ये देखिए, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे OH समूह लगा हुआ है। जस्ट इसी का उल्टा इस साइड में बनाएंगे, जो कि ऊपर के साइड में 3 OH का होगा और नीचे के साइड में 5 फास्फेट का होगा। क्योंकि डीएनए के दोनों स्टैंड एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल होने के कारण एक स्ट्रक्चर आपको सीधा दिखाई देता है और दूसरा स्ट्रक्चर आपको उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक। अब अगला हम पढ़ते हैं कि अगला ये दूसरे साइड का क्या स्ट्रक्चर है, तो इसको बना लिया जाए। सॉरी, ठीक। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जितने इधर रहेंगे उतने इस साइड भी रहेंगे। अब देखिए इसी तरह इसका भी निकाल लिया जाए कि इसके यहाँ देखिए 5वें नंबर से क्या था, फास्फेट, और तीसरे नंबर से भी फास्फेट यहाँ जुड़ा हुआ था। क्या किया था, दोनों आपस में जोड़ने के लिए जो फास्फेट लगा हुआ है, एक लगता है 5वें नंबर से और पहले वाले कंपाउंड के तीसरे, दूसरे वाले कंपाउंड के 5वें से। इसी तरह इनके भी केस में होगा कि पहले वाले जो कंपाउंड है उसमें 5वें और दूसरे वाले कंपाउंड के तीसरे से ही लगाया जाएगा। ये देखिए यहाँ चला जाएगा OH, इससे आएगा फास्फेट, यहाँ से जुड़ाव, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा। इस तरह से आपस में क्या करिए, सबको एक दूसरे से जोड़ दीजिए।
इतना क्लियर। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ फिर P आएगा। अब देखिए यहाँ इसी का उल्टा ये 3 डैश है और 3 डैश का नीचे की तरफ देखिए ये क्या है, 5 डैश है। ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ देखते हैं ये जो है 5 डैश हो गया। ठीक, ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक सीधा एक उल्टा क्यों बना, क्योंकि डीएनए के केस में दोनों स्टैंड एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। इसी एंटी पैरेलल के कारण डीएनए एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, अब देखा जाए ये दोनों आपस में जुड़ते कैसे हैं, तो जुड़ते हैं नाइट्रोजन बेस से। नाइट्रोजन बेस में एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से, साइटोसिन जुड़ता है गुआनिन से। एडेनिन थाइमिन के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन से साइटोसिन से गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और थाइमिन से एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या करेंगे, इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ लिया जाए। मान लीजिए यहाँ एडेनिन है तो ये जुड़ेगा किससे, थाइमिन से। ठीक, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसी तरह यहाँ मान लीजिए यहाँ साइटोसिन है तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से गुआनोसिन से जुड़ेगा गुआनिन से। यहाँ मान लीजिए T है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के सहायता से एडेनिन से जुड़ेंगे। फिर यहाँ आइए G है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के सहायता से साइटोसिन से जुड़ेंगे। यहाँ C लगा लीजिए, ये जुड़ेंगे गुआनिन से। ठीक, इस तरह से आप देखिए एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये स्ट्रक्चर क्या था, चारगाप का रूल में इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया गया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं चारगाप के रूल में कितने रूल चारगाप ने दिया, उस रूल के बारे में जाना जाए। ठीक, तो पहला रूल जो था चारगाप ने क्या किया, अलग अलग जीवों की जातियों में डीएनए का अध्ययन किया और उस अध्ययन के द्वारा उन्होंने बताया कि पहला नियम में उन्होंने बताया कि सभी डीएनए अणुओं में पिरिमिडीन की मात्रा प्यूरिन की मात्रा के बराबर होती हैं। ठीक, पहला नियम बताएं चारगाप ने कि सभी डीएनए अणुओं में, जितने भी डीएनए का अणु है, ठीक है, पिरिमिडीन की मात्रा प्यूरिन की मात्रा के बराबर होगी। अर्थात जितने पिरिमिडीन पाए जाएंगे उतने ही प्यूरिन पाए जाएंगे। इसको देख लिया जाए कैसे, जैसे प्यूरिन, पहले पिरिमिडीन ही लिख देते हैं क्योंकि पहले पिरिमिडीन लिखा गया है। तो पिरिमिडीन बराबर होंगे किसके, प्यूरिन के। ठीक, पिरिमिडीन बराबर होंगे किसके, प्यूरिन के। और प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं वो भी बराबर होगा किसके, पिरिमिडीन के नाइट्रोजन बेस के। तो देख लीजिए पिरिमिडीन में पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेस साइटोसिन प्लस गुआनिन। ठीक है, इसी तरह प्यूरिन में भी पाया जाएगा
एडेनिन प्लस साइटोसिन, जैसे यहाँ साइटोसिन है तो साइटोसिन के साथ हमेशा यहाँ थायमिन आएगा, क्योंकि डीएनए के केस में थायमिन होता है और प्यूरिन के केस में देखिए 3 नाइट्रोजन बेस साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होता है। लेकिन डीएनए का केस है तो डीएनए के केस में साइटोसिन और थायमिन पाए जाएंगे और इनके केस में प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन पाए जाएंगे, क्योंकि ये जोड़ा हमेशा बनाते हैं किससे? गुआनिन से, और ये जोड़ा बनाते हैं किससे? एडेनिन से। एडेनिन हमेशा पेयर बनाएगा, एडेनिन हमेशा पेयर बनाएगा थायमिन से 2 हाइड्रोजन बांड की सहायता से, गुआनिन हमेशा पेयर बनाएगा साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बांड की सहायता से, जो हमने यहाँ देखिए लिख के बताया है कि एडेनिन 2 हाइड्रोजन बांड थायमिन से, साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बांड गुआनिन से। इसलिए क्योंकि पिरिमिडीन की मात्रा अगर इसमें 10 है तो इधर भी प्यूरिन की मात्रा कितनी आएगी? 10 ही आएगी, क्योंकि ये संख्या निश्चित है कि पिरिमिडीन से साइटोसिन थायमिन लिया जाता है और प्यूरिन से एडेनिन गुआनिन लिया जाता है, तो इसकी मात्रा जितनी रहेगी उतनी मात्रा इधर भी रहेगी। इसी तरह इसमें भी इसकी मात्रा जितना इधर रहेगा, इसी तरह दूसरे में भी उसी की मात्रा उतना बराबर रहेगा। इसीलिए यहाँ लिखा गया है पिरिमिडीन की मात्रा प्यूरिन की मात्रा का क्या होता है? एकदम समान होता है। ठीक, अगला नियम पढ़ा जाए। दूसरा नियम में यह था भिन्न भिन्न जातियों के जीवों के डीएनए में एडेनिन प्लस थायमिन तथा गुआनिन प्लस साइटोसिन। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं अलग अलग जातियों के केस में, जीवों की अलग अलग जो जातियाँ लिया गया है उनके केस में डीएनए में एडेनिन प्लस थायमिन तथा गुआनिन प्लस साइटोसिन का अनुपात ले लिया जाए A प्लस T अनुपाते G प्लस C का अलग अलग होगा। अनुपात जो है भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न जातियों में जीवों की जो जातियां हैं अलग अलग तरह के, उनके डीएनए में एडेनिन प्लस थायमिन तथा गुआनिन प्लस साइटोसिन का अनुपात जो है हमेशा क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन एक ही जीव जाति में इनका अनुपात समान होगा। इसको भी लिख लिया जाए, लेकिन एक ही जीवों के जातियों में ये क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, एक ही जीवों के जातियों में समान होंगे, लेकिन अलग अलग जीवों के जातियों में ये इसकी मात्रा क्या होती है? अलग अलग हो जाती है। ठीक है, कैसे अलग होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है, लेकिन व्यक्ति सभी एक जीव जात के हुए। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पौधा है, ठीक है, इसमें पाए जाने वाले, ठीक है, पौधा को हटाते हैं, एग्जाम्पल में जीवों को ही लेते हैं। जैसे उभयचर प्राणी में पाए जाने वाला मेढक में पाए जाने वाले डीएनए में पाए जाने वाले एडेनिन प्लस थायमिन
का अनुपात गुआनिन प्लस साइटोसिन के अनुपात जो मेढक में है, उसी तरह दूसरे जाति मछली वर्ग में देखा जाए एडेनिन प्लस थायमिन का अनुपात गुआनिन प्लस साइटोसिन का अनुपात क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों जाति क्या है, एक मत्स्य वर्ग का प्राणी है, एक उभयचर का प्राणी है। जब जात अलग होगा तो इनमें इसकी कॉम्बिनेशन भी क्या होगी, अलग अलग तरीके का होगा। अब आते हैं तीसरा नियम। जारगाफ का जो तीसरा नियम था वह तीसरा नियम क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि एक ही जीव जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले डीएनए के कुल अणुओं में क्षारकों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ये बात समझ में आ रहा है। कह रहा है कि अगर एक ही जीव जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले डीएनए के कुल अणुओं में क्षारकों की संख्या समान होगी। एक जीव जाति का मतलब ये हुआ मैमेलिया के अंतर्गत आने वाले सभी मनुष्यों में, ठीक है, क्या है, सभी मनुष्यों में डीएनए का जो अणुओं का क्षार पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस, वो क्या होंगे, समान होंगे। सभी मैमेलिया के गायों में डीएनए के अणुओं में पाए जाने वाले क्षारकों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ये थे कुल क्या रूल, किसके, जारगाफ के। जारगाफ ने 3 रूल दिया। इसी तीनों रूल का फॉलो करते हुए वाटसन और क्रिक और साथ में विल्किंस नाम के तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या प्रतिकारी डीएनए का प्रतिरूप, कार्यकारी डीएनए का कार्यकारी प्रतिरूप तैयार किया था। इसी नियम के आधार पर वाटसन, क्रिक प्लस विल्किंस ने डीएनए का कार्यकारी प्रतिरूप प्रस्तुत किया था कि डीएनए का जो मॉडल होता है वो कैसा होता है, पूरा कार्यकारी प्रतिरूप प्रस्तुत किया था। कौन, वाटसन और क्रिक, उनके सहयोगी विल्किंस महोदय ने। ठीक है, ये तीनों मिलकर के इस जारगाफ के नियम को फॉलो करते हुए एक मॉडल तैयार किए जिसे कहते हैं वाटसन क्रिक मॉडल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये उपरोक्त तीनों क्या हैं, जारगाफ के नियम हैं। इस नियम को हम कहते हैं जारगाफ रूल। ठीक है, ये बात हमें लगता है आप लोग को बात ये हमारी समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है, जिसके कारण हमने क्या किया है, इसको मतलब कि अच्छे तरीके से समझा के आपको ये पूरा डिटेल बता दिए हैं कि एडेनिन के कितने हाइड्रोजन बांड के सहायता से थायमिन से जुड़ेगा, साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बांड के सहायता से गुआनिन से जुड़ेगा, फिर गुआनिन कितने हाइड्रोजन बांड के सहायता से थायमिन के साथ जुड़ेगा। इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप लोग का ये जारगाफ का रूल्स जो था, रूल्स ऑफ जारगाफ के नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने डिटेल इसका एक कहाँ रूल लागू किया गया था उस सबको बता दिए हैं। ठीक है, अच्छा, इसको एक बार दो बार दोहराएंगे, पढ़ेंगे तो आपको यह नियम पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। और आज का क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं। पुनः अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टर्म में पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।